की जेपीएससी पेपर 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला है, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं। संथाल के जो धार्मिक प्रधान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नाइके। और उराव जनजाति का पाहन। तो मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। पाहन के सहायक जो होता है उसे पनभरा या फिर पुजार कहा जाता है। कई गांव से मिलाकर बनी पंचायत को पढ़ा कहा जाता है। दूसरा नंबर सवाल है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई? इसका आंसर हो जाएगा थॉमस विल्किंसन। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था हो जनजाति से जुड़ा हुआ है और इसे भारत की पहली गणतांत्रिक शासन व्यवस्था माना जाता है। इसे थॉमस विल्किंसन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। तीसरा है, नागवंशी शासकों द्वारा मानकी लोगों को किस नाम से पुकारा जाता था? नागवंशी शासकों द्वारा मानकी लोगों को भूइहर कह के पुकारा जाता था। नागवंशी शासकों द्वारा भूइहर कहा जाता था किन्हें? मानकी लोगों को। नेक्स्ट है चौथा नंबर, सीएनटी एक्ट की किस धारा के अंतर्गत रैयत की बेदखली का उल्लेख है? रैयत की बेदखली का उल्लेख है धारा 20 में। धारा 22 में एक मिनट, धारा 22 में क्या दिया हुआ है? सीएनटी एक्ट की धारा 22 में रैयत की बेदखली का उल्लेख किया गया है। पांचवा नंबर देखते हैं, मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी के कार्यों में सहायता करने हेतु एक सहायक होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो मांझी के सहायक को क्या बोलते हैं? मांझी के सहायक को बोलते हैं जोग मांझी। मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी प्रत्येक गांव की ग्राम पंचायत का प्रधान होता है और शासन संबंधी कार्यों को व्यवस्थित रूप से चलाने का दायित्व होता है इन्हीं का होता है और इनकी सहायता के लिए जो व्यक्ति होते हैं उन्हें जोग मांझी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ढोकलो सोहर का मंत्री या सचिव कौन होता है? ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है खड़िया जनजाति से जुड़ा हुआ है और इनके जो मंत्री या सचिव होते हैं उन्हें लिखाकड़ कहा जाता है। लिखाकड़ ढोकलो सोहर का मंत्री या सचिव होता है। नेक्स्ट है 7वां नंबर सवाल, किस जनजाति में 70 से 80 गांव का एक सरदार की व्यवस्था होती है जो वंशानुगत रूप से अपनी आपसी विवादों को सुलझाने के लिए प्रसिद्ध होता है? तो ये सेट नंबर 1 में भी ये एक्सप्लेनेशन सेक्शन में ये आया था, मुझे याद है। तो ये किस जनजाति की बात हो रही है? सौरिया पहाड़िया जनजाति की बात हो रही है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में 70 से 80 गांव का एक सरदार की व्यवस्था होती है जो कि वंशानुगत रूप से अपने आपसी विवादों को सुलझाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 8वां नंबर, मुंडारी खुटकट्टीदारी प्रथा को किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई? इसका आंसर हो जाएगा सन 1903 ईस्वी में। मुंडारी खुटकट्टीदारी प्रथा को 1903 ईस्वी में मान्यता प्रदान की गई। 9वां नंबर सवाल है, सदान विश्वास करते हैं, तो सदान किनमें विश्वास करते हैं? हिंदी देवी देवताओं में, कुल देवी देवताओं में, भूत प्रेत ओझा गुनी उपर्युक्त सभी। तो ये सभी चीजों पे विश्वास करते हैं। 9th हो गया, 10 देखते हैं। तो गाइज हम कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी समाप्त करने की ताकि जो है सारा एक ही वीडियो में समाप्त हो जाए और वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। झारखंड का वह जनजातीय समूह जो सात्विक व शाकाहारी जीवन जीने को प्राथमिकता देते हैं वो कौन है? तो वो जनजातीय समूह हो जाएंगे साफाहोड़ व ताना भगत। झारखंड की ताना भगत व साफाहोड़ जनजातीय समूह सात्विक और शाकाहारी जीवन शैली को प्राथमिकता देते हैं। ताना भक्तों के सात्विक व गांधी जी के विचारों के अनुकरण के कारण गांधी जी ने अपने सबसे प्रिय अनुयायी के रूप में ताना भक्तों को माना हुआ है। नेक्स्ट है 11वां नंबर, कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, शेख भिखारी को अंग्रेजों ने टैगोर हिल में फांसी दी। दूसरा है, टिकैत तुमराव सिंह को अंग्रेजों ने चुटुपाली घाटी रामगढ़ में फांसी दी। दोनों कथन सत्य है या फिर दोनों कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, कोई कथन सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1857 के क्रांति के बाद जो है 8 जनवरी 1858 को शेख भिखारी को जो है चुट्टूपाली घाटी रामगढ़ तथा टिकैत उमराव सिंह को टैगोर हिल में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया। तो ये अगर स्टेटमेंट जो है चेंज कर दिया जाता तो ये सही हो जाता, यानी टिकैत उमराव की जगह शेख भिखारी लिख देते और इसके जगह एक्सचेंज कर दिया जाता तो ये कथन सही हो जाता, यानी कि टिकैत उमराव सिंह को टैगोर हिल में फांसी दी गई और
शेख भिखारी को चुटू पाली घाटी रामगढ़ में। नेक्स्ट है 12वां नंबर सवाल है, छोटा नागपुर के राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध वह व्यक्तित्व जो झारखंडी नृत्य झूमर को स्वयं बिना किसी प्रशिक्षण के अखड़ा में सीख अफ्रीका तक मंचन किया था, वो व्यक्ति कौन थे? वो थे मुकुंद नायक। मुकुंद नायक जो है नागपुरी के भी कवि भी हैं। छोटा नागपुर के राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध मुकुंद नायक झारखंडी नृत्य झूमर को स्वयं बिना किसी प्रशिक्षण के अखड़ा में सीखकर अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई देशों में मंचन किया है। उन्हें झारखंड की कला संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सन 2016 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट है 13वां नंबर, वह झारखंडी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेज सेनापति क्लीवलैंड को आंख में तीर मारकर मार गिराया था, वो कौन थे? तिलका मांझी। ओहो, वो व्यक्ति कौन थे? तिलका मांझी। तिलका मांझी के नेतृत्व और गुरिल्ला युद्ध से निपुण तिलका मांझी जो 1784 में क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया था और तिलका मांझी को 85 ईस्वी में मतलब 1785 में भागलपुर में बरगद पेड़ पर फांसी लगा दी गई थी। झारखंडी स्वतंत्रता सेनानियों में तिलका मांझी जो है शहीद होने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है। 14वां नंबर सवाल है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन जो है सन 2000 में हुआ था, झारखंड बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक के तहत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड बोल रही हूँ, झारखंड राज्य का गठन हुआ था बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत। तो देखिए ये नहीं और डी भी नहीं, ऑप्शन सी इसका आंसर है। झारखंड राज्य का गठन बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत किया गया था। इस विधेयक को जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? सारा डेट आपको याद रखना है। इसे लोकसभा में 2 अगस्त को सन 2000 की बात कर रही हूँ और राज्यसभा में इसके 9 दिन बाद 11 अगस्त को, और राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी? 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को अलग कर पृथक झारखंड का निर्माण किया गया? तो पृथक झारखंड का निर्माण जो है लगभग 46% भूमि, बिहार के 46% भूमि को अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया। नेक्स्ट है 16वां नंबर, विगत वर्षों में झारखंड की अन्य 3 उप राजधानियां बनाने का प्रस्ताव है जिनमें से एक नहीं है। तो देखिए अभी एक उप राजधानी है ही दुमका में, इसके अलावा प्रत्येक प्रमंडल में जो है एक एक राजधानी बनाने का प्रस्ताव है। तो देखिए उसमें से कौन सा नहीं है वो चुनना है। तो पलामू प्रमंडल में मेदिनीनगर को बनाने का प्रस्ताव है, उत्तरी छोटा नागपुर में गिरिडीह को, और सरायकेला खरसावां रियासत जो है सरायकेला रियासत में एक चाईबासा को लिया गया है, जबकि देवघर इसका आंसर नहीं है, देवघर में बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो राजधानी रांची है झारखंड की वर्तमान में, और इसकी वर्तमान उप राजधानी दुमका है। तो झारखंड में अन्य 3 राजधानियां बनाने का प्रस्ताव है जिसमें से चाईबासा, गिरिडीह व मेदिनीनगर है। 17वां है, जनजातियों में प्रचलित बियारी व कलेवा क्या है? बियारी और कलेवा क्या है? तो ये भोजन है, भोजन का नाम है। खरवार व भिरजिया जनजाति में रात के भोजन को बियारी व दोपहर के भोजन को कलेवा कहते हैं। साथ ही सुबह के भोजन को लुकमा कहते हैं, और लुकमा कहते हैं कब? सुबह के भोजन को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 18वां नंबर सवाल देखते हैं। झारखंड की एकमात्र जनजाति का नाम बताइए जिसने विवाह पूर्व सगाई की रस्म पाई जाती है। ये मैंने 2 बार कराया हुआ है, बंजारा जनजाति। बंजारा जनजाति झारखंड की एकमात्र जनजाति है जिसमें विवाह पूर्व सगाई की रस्म प्रचलित है। यह समाज पितृसत्तात्मक होता है और झारखंड में इनका संकेंद्रण संथाल परगना क्षेत्र में है। 19वां नंबर सवाल है, सोहराय चित्रकला से संबंधित है। तो सिक्की देवी, बंजारी देवी, सुरजी देवी, इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सोहराय चित्रकला में जो है प्रजापति व पशुपति का चित्रण किया जाता है। सिक्की देवी का संबंध किससे है? सिक्की देवी का संबंध है कोबर चित्रकला से, जबकि बंजारी देवी या फिर बंजारा का तथा सुरजी देवी जनजातियों की पूज्य प्रमुख देवी है। कौन सी जनजाति में? महली में जो है सुरजी देवी, और बंजारी देवी बंजारा जनजाति में है।
झारखंड माटी कला बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो माटी कला बोर्ड का गठन सन 2017 ईस्वी में किया गया था। झारखंड में मिट्टी की शिल्प कला को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था। 21वां नंबर है, रामदयाल मुंडा की साहित्यिक लेखन भाषा सही है। कौन सी सही है? तो पहला देखिए, मुंडारी, नागपुरी, हिंदी, अंग्रेजी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। रामदयाल मुंडा झारखंड के बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व थे। इनकी साहित्य मुंडारी, नागपुरी, हिंदी, अंग्रेजी और पंच परगनिया में छपी थी। 22वां नंबर है, झारखंड की कोहबर चित्रकला के संबंध में असत्य कथन को चुनना है। तो पहला देखिए, कोहबर चित्रकला वैवाहिक संबंधों पर चित्रित किया जाता है, ये सही है। कोहबर चित्रकला में नैसर्गिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, इसका भी सही होगा। कोहबर चित्रकारी घर के किसी कमरे में पश्चिम दीवार पर किया जाता है, तो ये गलत कथन है, ये पूर्वी दीवार में किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। और कोहबर चित्रकला को जीआई टैग मिला हुआ है, जी हाँ, 2020 ईस्वी में इसे जीआई टैग मिला था। तो कोहबर चित्रकारी घर के किसी कमरे में पूर्वी भाग में किया जाता है, जिस ओर कौन सी दिशा से सूर्योदय होता है? पूर्वी। तो इस तरीके से याद रखिए, कोहबर चित्रकला जो है पूर्वी दीवार में किया जाता है। 23वां नंबर सवाल है, झारखंड के लोकगीत व जनजाति का सही युग्म नहीं है, तो कौन सा नहीं है? लोकगीत और जनजाति दिया हुआ है। पहला देखिए, हैरो, दूसरा है जापी, तीसरा दौड़ और चौथा है अदंडी। तो देखिए, हैरो जनजाति है, हो, ये याद हो जाएगा, हो जनजाति का है। जापी जो है उराव जनजाति का है। खैर, इसमें कभी कभी जो है साथ में मिलता भी है, इसलिए हम पूरा पहले देख लेते हैं। दौड़ संथाल का, ये बिल्कुल सही है, विवाह से संबंधित है ये। और अदंडी ये होगा मुंडा, अगर ऑप्शन की बात की जाए, वरना अगर बुक पढ़ेंगे आप तो कहीं पे आपको मिलेगा जापी जो है उराव का है, इसलिए इसमें जो आंसर दिया हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ, इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर हो जाएगा अदंडी जो है ये उराव जनजाति से संबंधित नहीं है, बल्कि मुंडा जनजाति से संबंधित है और ये विवाह से संबंधित है। जबकि जापी जो है ये शिकार गीत है, शिकार गीत। और हैरो क्या है? हैरो जो है धान बुआई से संबंधित है, धान बुआई। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24वां नंबर देखते हैं, बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है मैंने कई बार करवाया हुआ है कि उपनाम से संबंधित। तो तेलियागढ़ का किला जो है इसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है राजप्रपात और किलों से संबंधित, उसे भी जरूर देख लीजिएगा। तो तेलियागढ़ का किला राजमहल पहाड़ी पर स्थित साहिबगंज को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और ये यहाँ पे अनेक विदेशी यात्रियों सहित चीनी यात्री हवेन सांग ने इस किले का वर्णन किया है। कल भी ये प्रश्न आया हुआ था कि कौन कौन सा विदेशी यात्री यहाँ इसका वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट है 25वां नंबर सवाल। 25वां है, छोटू जोमेकू व लोलो घेटू जमेकू क्या है? तो ये काफी ज्यादा नाम तो अटपटा लग रहा है। ये भोजन का प्रकार है, उपर्युक्त दोनों भोजन का प्रकार है। ये असुर जनजाति में छोटू जोमेकू रात के भोजन को और लोलो घेटू जोमेकू दिन के भोजन का नाम है। तो इसे स्टार मार्क कर लीजिए और इसे कहीं एक ऐसे कॉपी में नोट करके रखिए जिसे आप बार बार देखते रहें। 26वां है, निम्नलिखित में से कौन ओलचिकी लिपि में संकलित है? ओलचिकी लिपि में संकलित है, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। तो संथाली साहित्य हिंदी संथाली, इसके रचनाकार है केवल सोरेन, इसका ट्रिक भी मैंने बताया था। तथा संथाली प्रवेशिका इसके है डोमन साहू समीर, दोनों जो है देवनागरी लिपि में है। इसलिए 27वां चलिए देखते हैं, रामदयाल मुंडा को उनकी किस कृति हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडारी ठुड कोठारी। वर्ष 2000 में रामदयाल मुंडा को उनकी रचना मुंडारी ठुड कोठारी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अब चलिए 28वां देखते हैं, संथाली भाषा के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 2003 में दिया गया। ये कथन है और कारण क्या है? संथाली भाषा को वर्ष 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन क्या है? केवल कथन सही है, केवल कारण सही है, सी है दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा केवल कारण सही है, केवल कारण सही है। कैसे? संथाली भाषा की कविता संग्रह भावना के रचनाकार जदुमणि बेसरा को वर्ष 2005 में पहला संथाली साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। संथाली भाषा को 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया।
तो 92वां अमेंडमेंट 2003 के तहत, यानी देखिए 3 में तो शामिल किया गया, लेकिन 3 में ही नहीं मिला था। मिला कब? पहली बार 5 में। किन्हें मिला? जादूमणि बेसरा को, और उनके कविता संग्रह भावना के लिए मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां नंबर सवाल है, अच्छा 28वां हो गया, 29वां देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। पहला कथन है पंडित रघुनाथ मुर्मू को संथाली भाषा का भारतेंदु कहते हैं। गलत। कारण है संथाली लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पहला कथन तो बिल्कुल सही है, संथाली भाषा का भारतेंदु डोमन साहू समीर को कहते हैं। दूसरा लेकिन कारण सही है कि संथाली लिपि के जनक कौन है? पंडित रघुनाथ मुर्मू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन बढ़िया से पढ़ लेते हैं। केवल कथन सत्य है, तो कथन तो सत्य नहीं है, कथन सत्य नहीं है, कारण सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो संथाली भाषा का भारतेंदु कहते हैं डोमन साहू समीर को। संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद के ये संपादक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां नंबर सवाल है वर्ष 2020 के लिए, एक सेकेंड, तो सत्य कथन ही ना चुनना था। हाँ, तो सत्य कथन चुनना था। उड़ान की बुक में ये दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है। मैं बता दूं, पंडित रघुनाथ मुर्मू को संथाली भाषा का भारतेंदु नहीं कहा जाता है, ये डोमन साहू समीर को कहा जाता है। इसलिए तो, लेकिन संथाली लिपि के जनक जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू है, यानी कि कारण सही है। तो केवल कारण सही है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 है वर्ष 2020 के लिए किन्हें संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में रूपचंद हांसदा को दिया गया है। रूपचंद हांसदा को 2020 का संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी कविता संग्रह गुड़ दाग कासा दाग, तो लिख देती हूँ मैं गुड़, हाँ माँ, गुड़ दाग डाक, ये पूरा बुक का नाम है गुड़ दाग कासा दाग। और मिला है किन्हें? ये मिला है रूपचंद हांसदा को। चलिए आगे देखते हैं। बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके रांची विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ? रांची विश्वविद्यालय का गठन हुआ है 1960 ईस्वी में। बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके रांची विश्वविद्यालय का गठन 12 जुलाई 1960 को हुआ है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किससे अलग हो गया? तो ये बिहार। ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए पटना दिया रहेगा, तो आपको आंसर क्या करना है? बिहार विश्वविद्यालय। हाल ही में झारखंड के किस मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया है? हाल ही में किस मेडिकल कॉलेज का नाम बदल गया है? तो ये सभी का नाम बदल दिया गया है। दुमका मेडिकल कॉलेज, पलामू मेडिकल कॉलेज और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, इसके साथ ही पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज का भी नाम बदल दिया गया है। तो कौन कौन सा नाम किया गया है? दुमका मेडिकल कॉलेज का नाम किया गया है फूलो झानो मेडिकल कॉलेज। फूलो झानो कौन है दोस्तों? ये संथाल विद्रोह से जुड़े सिद्धू कानू की बहनें हैं, ये भी विद्रोह से जुड़ी हुई है। तो दुमका मेडिकल कॉलेज का नाम कर दिया गया है फूलो झानो मेडिकल कॉलेज। पलामू मेडिकल का नाम कर दिया गया है मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज। हजारीबाग मेडिकल का नाम कर दिया गया है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज। और पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज का नाम कर दिया गया है शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज। ठीक है, चलिए 33वां नंबर देखते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और झारखंड के रत्न महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के अलावे और किस टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं? तो और कौन कौन से टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं? वो झारखंड रणजी टीम का, बिहार रणजी टीम और राइजिंग पुणे सुपर जायंट टीम, तीनों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और झारखंड के रत्न महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग के अलावे 1999 में बिहार रणजी टीम, 2004 में झारखंड रणजी और 2016 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट की टीम की ओर से खेल चुके हैं। तो गाइस बाद में बात करते हैं। तो 34वां नंबर सवाल देखते हैं। तो दोस्तों घर में मेरा काम चल रहा है इसलिए थोड़ा आवाज़ हो रहा है, लेकिन आपका सेट कंप्लीट कराना भी जरूरी है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर पीछे कोई आवाज़ आए तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 34वां नंबर सवाल। झारखंड की नई खेल नीति 2020 के अनुसार खिलाड़ियों और कोच को प्रोत्साहित करने हेतु कौन सा अवार्ड देने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड। झारखंड खेल नीति 2020 के तहत खिलाड़ियों और कोच को प्रोत्साहित करने हेतु जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड देने की घोषणा की गई है। जयपाल सिंह मुंडा जो है हॉकी खिलाड़ी थे, आपको पता होगा। 1933वां नंबर सवाल है।
हाल ही में झारखंड के किस हॉकी खिलाड़ी को हॉकी इंडिया द्वारा भारत की ओर से 100 मैच खेलने पर माइलस्टोन खिलाड़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा निक्की प्रधान। खूंटी की रहने वाली निक्की प्रधान को 2016 से लगातार हॉकी इंडिया की ओर से 100 मैच खेल चुकी है, जिसके उपलक्ष्य में उन्हें माइलस्टोन खिलाड़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 36वां नंबर सवाल। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा। जनवरी 2020 से भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा है। अर्जुन मुंडा जो है केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। हाल ही में पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत की गई। पोटो हो कौन थे? तो पोटो हो जो है ब्रिटिश विद्रोही नेता थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। पोटो हो 1940 के दशक में कोल्हान क्षेत्र में अंग्रेजों से लोहा लेने वाले एक कुशल वीर योद्धा थे, जिन्हें 1 जनवरी 1938 को अंग्रेजों ने पकड़कर चक्रधरपुर में फांसी दे दी। तो ये 1940 दशक की बात कर रही हूँ, ईस्वी मत समझ लीजिएगा। 1 जनवरी 1938 को इन्हें अंग्रेजों ने पकड़कर चक्रधरपुर में फांसी दे दी थी। 38वां नंबर सवाल है। झारखंड के प्रसिद्ध विद्वान पद्म भूषण डॉक्टर कामिल बुल्के, जिन्होंने अंग्रेजी सहित हिंदी व संस्कृत के क्षेत्र में उल्लेखनीय विशेष ख्याति अर्जित किया है तथा जिनके नाम पर रांची में एक सड़क का नामकरण किया गया है, वे मूलतः किस देश से थे? तो इतना पढ़ने के बाद मैं बता दूं कि फादर कामिल बुल्के किस देश के निवासी थे, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम। बेल्जियम निवासी डॉक्टर कामिल बुल्के मिशनरी के प्रतिनिधि के रूप में झारखंड आए थे और यहाँ उन्होंने अनेक उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने ही पहली बार बाइबिल का हिंदी में अनुवाद किया था। 39वां नंबर सवाल है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा डैश तक लगान व उसके संबंधित पहलुओं के बारे में प्रावधान किया गया है। तो कितना से कितना तक? इसका आंसर हो जाएगा 24 से लेकर 36 तक। 39 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 से 36 तक। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 24 से लेकर 36 तक लगान व उससे संबंधित पहलुओं के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 40वां नंबर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय डैश में बंजर भूमि की बंदोबस्ती से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 9 का, ऑप्शन नंबर सी, 9 का। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 9 का में धारा 63 का व 63 खा और 63 खा के अंतर्गत बंजर भूमि के बंदोबस्ती से संबंधित प्रावधान किया गया है। 41वां नंबर सवाल है। सन 1862 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में भुइंहारी भूमि के सर्वेक्षण हेतु प्रयास किया गया? तो इसका आंसर क्या है? रखालदास बनर्जी नहीं, रखालदास हल्दर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। रखालदास बनर्जी मत कर दीजिएगा, ये हड़प्पा सभ्यता के खोज से जुड़े हुए व्यक्ति है। तो इसका एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। सन 1862 ईस्वी में बाबू रखालदास हल्दर के नेतृत्व में भुइंहारी भूमि व स्थानीय जमींदारों की मझिहस भूमि को चिन्हित करने के उद्देश्य से भुइंहारी सर्वे का प्रारंभ किया गया था, जो कि 1869 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट है 42वां नंबर सवाल। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 220 के अंतर्गत अपील की सुनवाई के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यदि अपील की सुनवाई की तारीख को अपीलकर्ता स्वयं या उसके अभिकर्ता हाजिर नहीं होते हैं तो अपील खारिज कर दिया जाएगा। दूसरा है, यदि सुनवाई की तारीख को अपीलकर्ता हाजिर हो परंतु दूसरा पक्ष हाजिर ना हो तो अपील की एक पक्षीय सुनवाई कर दी जाएगी। इसका आंसर क्या है? 1 और 2 दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 220 के अंतर्गत अपील संबंधी निम्न प्रावधान है। पहला क्या है? उपायुक्त या आयुक्त द्वारा अपील की सुनवाई हेतु एक तारीख नियत की जाएगी। दूसरा है, यदि अपील की सुनवाई की तारीख को अपीलकर्ता स्वयं या उसका अभिकर्ता हाजिर न हो तो अपील खारिज कर दी जाएगी। तीसरा है, यदि सुनवाई की तारीख को अपीलकर्ता हाजिर हो तथा दूसरा पक्ष हाजिर न हो तो अपील की एक पक्षीय सुनवाई कर दी जाएगी। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य है। और ये कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है? धारा 220, सीएनटी एक्ट के धारा 220 में दिया हुआ है। 43 नंबर सवाल है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारी का लगान उपायुक्त के आदेश से ही बढ़ाया जा सकता है।
दूसरा है यह लगान तभी बढ़ाया जा सकेगा जब उपायुक्त के समक्ष यह सिद्ध कर दिया जाए कि लगान वृद्धि की अर्जी के ठीक पहले के 20 वर्षों की अवधि के भीतर काश्तकारी सृजित की गई थी। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, दोनों कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर सवाल। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 43 के अनुसार जमींदार ग्राम प्रमुख मूल रैयत को डैश, तो इसका आंसर क्या? वस्तु के रूप में लगान पाने का अधिकार नहीं होगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 43 के अनुसार जमींदार या ग्राम प्रमुख या फिर मूल रैयत को वस्तु के रूप में लगान पाने का अधिकार नहीं होगा। यह दिया हुआ है धारा 43 में। चलिए आगे देखते हैं 45वां नंबर सवाल। संथाल सिविल रूल्स का संबंध संथाल परगना के क्षेत्र में नागरिक व न्याय प्रशासन के पालन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश है। राज्य सरकार निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन इस प्रकार के निर्देश जारी कर सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संथाल परगना अधिनियम 1855। संथाल सिविल रूल्स, इसका तात्पर्य संथाल परगना अधिनियम 1855 के धारा 1 के खंड 2 के अधीन नियुक्त अधिकारी द्वारा संथाल परगना के नागरिक व न्याय प्रशासन के पालन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश से है। आगे देखते हैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है दोस्तों, पहला कथन है उपायुक्त द्वारा दिए गए आदेश को न्यायालय द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा है इस अधिनियम में कुल 19 अध्याय है। और दोनों कथन सत्य है या असत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है 9 अध्याय है, 19 नहीं है। तो इसका मतलब आंसर ए होना चाहिए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल 9 अध्याय है। इस अधिनियम के धारा 63 के अनुसार उपायुक्त द्वारा किए गए किसी आदेश को परिवर्तित या अपदस्थ करने हेतु किसी न्यायालय या द्वारा वाद ग्रहण नहीं किया जा सकता है। आंसर क्या है? दोनों कथन सत्य है। एक्सप्लेनेशन से मैच नहीं कर रहा है ये जो क्वेश्चन है, जो इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है। मुझे लग रहा है आंसर इसका होना चाहिए दोनों कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के में कुल मिलाकर 9 अध्याय है और इस 9 अध्याय है, यहाँ 19 दिया है, यानी कि ये गलत है। और पहला नंबर स्टेटमेंट क्या है कि धारा 63 के अनुसार उपायुक्त द्वारा दिए गए किसी आदेश को परिवर्तित या अपदस्थ करने हेतु किसी न्यायालय द्वारा वाद ग्रहण नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि ये भी कथन गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं 47वां नंबर सवाल है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार जोत की बंदोबस्ती हेतु, तो जोत की बंदोबस्ती हेतु इसका आंसर क्या है? 47 का आंसर है सी, उपायुक्त की लिखित अनुमति आवश्यक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 39 के अनुसार रैयत निम्नलिखित में से किसकी अनुमति से अपने जोतों से भिन्न भूमि पर पोखर या जलाशय खोद सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जमींदार। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 39 के अनुसार जमींदार की अनुमति से कोई रैयत अपने जोतों से भिन्न भूमि पर पोखर या जलाशय खोद सकता है। 49 नंबर सवाल है पेशा कानून का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे सशक्त करना है? ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, ग्राम सभा को। इसका आंसर हो जाएगा पेशा का मूल उद्देश्य क्या है? ग्राम सभा को सशक्त करना। पचासवां नंबर सवाल है 1903 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया था? तो देखिए CNT एक्ट का जो अधिनियम है वो 8 में जरूर पारित हुआ है, लेकिन ये तैयार हो चुका था 1903 में। और इसे तैयार करने में किसका योगदान है? फादर हाफमैन का योगदान है। 1903 ईस्वी में CNT एक्ट का प्रारूप तैयार किया गया था, जिसे 8 में लागू किया गया, जबकि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में और बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897 में लागू किया गया है। 1897 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम। हमने आधा जो है कंप्लीट कर लिया है, अब आधा देखते हैं। और बेमेल कथन की पहचान करें। जलप्रपात और जीरा। हे पाद जलप्रपात गुमला में है, सही है। हुंडरू जलप्रपात रांची में है। हे सातू जो है गढ़वा में है।
और हिरनी जलप्रपात ये गलत है। हिरनी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम में नहीं बल्कि पश्चिमी सिंहभूम में है। हिरनी जलप्रपात जिसे रामगरहा नदी के किनारे स्थित है और पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है। राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों इस सेट में इसका आंसर दिया हुआ है 52 का बी दिया हुआ है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे बुक तो आपको पता चलेगा कि राजमहल ट्रैप का निर्माण जो है लावा के प्रवाह से हुआ है। और लावा का प्रवाह कब होगा? ज्वालामुखी निकल रहेगी तभी तो, ज्वालामुखी प्रक्रिया से। मेरे अनुसार इसका आंसर सी होना चाहिए, बुक में दिया है बी, आप एक बार खुद से देख लेना। झारखंड का पाट क्षेत्र की आकृति कैसी है? पाट क्षेत्र की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। पाट क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार है, जिसका शीर्ष जो है दक्षिण में है और आधार इसका उत्तर दिशा में है। नेक्स्ट है झारखंड का यह क्षेत्र अत्यंत कठोर ग्रेनाइट से निर्मित है। तो कौन सा क्षेत्र? ये किस क्षेत्र की बात की जा रही है? हजारीबाग का निचला पठार। तो हजारीबाग का निचला पठार जो है अत्यंत कठोर और पाइरोक्सी चट्टानों से निर्मित है। और ये हजारीबाग के उत्तर बाह्य भाग में अवस्थित है और इसी में जो है पारसनाथ की चोटी है। पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। आगे देखते हैं 55 नंबर सवाल है, निम्नलिखित स्थानों व खनिजों के संबंध में कौन सा असंगत है? तो तुराम डी यूरेनियम के लिए ये सही है। कर्णपुरा क्षेत्र जो है कोयला के लिए है। चिरिया माइंस जो है ये लोह अयस्क के लिए है। और लिप्सा बुरु जो है ये गलत है। लिप्सा बुरु जो है डोलोमाइट के लिए नहीं है। लिप्सा बुरु काइनाइट के लिए प्रसिद्ध है। 56 नंबर सवाल है, इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार द्वारा नहीं हुआ है? तो पहला देखिए हुंडरू, दसम गौतम धारा। पिछला कहाँ चला गया? 56 नंबर सवाल है, तो पिछले सेट में भी ये हमने किया हुआ है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? धारागिरी। धारागिरी जो है पूर्वी सिंहभूम में है और धारागिरी जलप्रपात का निर्माण जो है रांची पठार द्वारा नहीं हुआ है। ये पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। इनमें से कौन सी चट्टान झारखंड में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी चट्टान नहीं पाई जाती है? पहला ऑप्शन है आर्कियन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो ये जो है बेसिक क्वेश्चन है, ये पता होगा आप सभी को कि ये सभी चट्टानें जो है झारखंड में पाई जाती है। 58 है जलप्रपात और जिला। पहला देखते हैं बलचौरा, डुमेर सुमेर, उसरी और सतबहिनी। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला देखिए बलचौरा, ये जो है गढ़वा में है, ये सही मिलान है। डुमेर सुमेर चतरा में, ये भी सही है। उसरी गिरिडीह में है और सतबहिनी गढ़वा में, यानी कि सारा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 59 है झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? तो झारखंड राज्य की चतुर्भुजाकार है। तो गैस फिर से ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में खनन से राजस्व प्राप्ति की दृष्टि में प्रथम 3 जिले क्रमशः है धनबाद, चाईबासा और चतरा। तो इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी। और तो आप सभी ने कहा था कि एक्सप्लेनेशन भी मैं रीड कर दूं, तो मैं पढ़कर सुना देती हूँ। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में खनन से राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से प्रथम 3 जिला खनन कार्यालयों का क्रम है धनबाद, चाईबासा, चतरा। नेक्स्ट है झारखंड के पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत किसी भी प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण उसकी घोषणा की तारीख से कितने दिनों के भीतर पूरा किया जाना अनिवार्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 दिनों के अंदर। झारखंड के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के अंतर्गत किसी प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण करने की घोषणा के 60 दिन के भीतर सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया जाना चाहिए। 62 है झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 2001। राज्य में औद्योगिक विकास की प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 11 अगस्त 2001 ईस्वी को की गई थी, जिसका क्रियान्वयन 5 वर्षों तक करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है 63 नंबर है झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों में शराब दुकान खोलना प्रतिबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत
50% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों में शराब दुकान खोलना प्रतिबंधित है। नेक्स्ट है 64वां, झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के अंतर्गत राज्य के किस जिले में टमाटर के बृहद उत्पादन हेतु टमाटर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लातेहार। झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के अंतर्गत राज्य के लातेहार जिले में टमाटर के बृहद उत्पादन हेतु टमाटर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट है 65वां नंबर सवाल है, झारखंड राज्य में जिला स्तर पर प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए गठित पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होगा? इसका आंसर हो जाएगा जिला दंडाधिकारी या उपायुक्त। तो एज ऑफ इसका 65 का एक्सप्लेनेशन पढ़ देती हूँ मैं। झारखंड राज्य में जिला स्तर पर प्रत्यर्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए गठित पुनर्वास समिति का अध्यक्ष जिला दंडाधिकारी या उपायुक्त होता है। नेक्स्ट 66वां, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 की रैंकिंग में झारखंड का कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा 5वां स्थान। झारखंड राज्य में जिला स्तर पर 66वां है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 अर्थात राज्य व्यापार सुधार एक्शन रिपोर्ट में झारखंड को 5वां स्थान तथा आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है 67वां, एचईसी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? एचईसी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? पहला, एचईसी की स्थापना 1956 में हुई, तो पहला ही गलत है। दूसरा, यह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। यह चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से, तो ये दोनों के सहयोग से स्थापित हुआ है। यह भारत के प्रथम भारी इंजीनियरिंग उद्योग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है। इसका आंसर क्या होगा? 1958 में इसकी स्थापना हुई है तथा 1964 में यहाँ से उत्पादन प्रारंभ हुआ है। इसकी स्थापना रूस और चेकोस्लोवाकिया दोनों की सहायता से की गई है और ये भारत का पहला भारी इंजीनियरिंग उद्योग है। 68 है, एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा गोमिया। एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया बोकारो जिला में है। 69 नंबर सवाल है, झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के अंतर्गत राज्य के किस जिले में टमाटर के बृहद उत्पादन हेतु टमाटर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लातेहार। नेक्स्ट है 70वां नंबर सवाल, झारखंड निम्नलिखित में से विचार कीजिए। झारखंड के निम्न स्थानों पर विचार करना है। झींक पानी, खलारी, डेमोटाण और जपला, इनमें से कौन सा सीमेंट उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए कौन कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ये चारों स्थान प्रसिद्ध है, झींक पानी, खलारी, डोमोटाण और जपला। झींक पानी कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में। खलारी रांची जिला में। डोमोटाण जो है हजारीबाग में और जपला पलामू में। चारों जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, झींक पानी पश्चिमी सिंहभूम, खलारी रांची, डेमोटाण हजारीबाग और जपला पलामू जिले में है। नेक्स्ट देखते हैं 71वां नंबर सवाल, इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री कहाँ है और यह किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये भुरकुंडा में है और ये जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है। इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री भुरकुंडा में है तथा एक निजी क्षेत्र की कंपनी है जो जापान के सहयोग से स्थापित की गई है। 72वां है, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के तहत राज्य के कुल कितने गांवों का चयन किया गया है? तो राज्य के कुल 30 गांवों का चयन किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत 18 दिसंबर सन 2017 को बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू खूंटी से की गई है। इस योजना के तहत राज्य के 30 शहीदों के गांवों में विकास से संबंधित सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है 73वां नंबर सवाल, घर के दरवाजे पर बेटी का नेम प्लेट लगाकर घरों को बेटियों के नाम से पहचान दिलाने की योजना का क्या नाम था? ये रघुवर सरकार के शासनकाल में आया था। ये योजना है मेरी बेटी मेरी पहचान। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। घर के दरवाजे पर बेटी का नेम प्लेट लगाकर घरों को बेटियों के नाम से पहचान दिलाने की योजना का नाम है मेरी बेटी मेरी पहचान योजना। 74वां है, झारखंड की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु तेजस्विनी योजना की शुरुआत कब की गई थी? तेजस्विनी योजना की शुरुआत सन 2017 में की गई थी। तेजस्विनी योजना की शुरुआत कब की गई थी? महिला दिवस 8 मार्च 2017 को की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। नेक्स्ट है
75वां नंबर सवाल है, लॉकडाउन के मद्देनजर झारखंड सरकार द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके लाभार्थी को रोजगार दिया जाएगा। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, प्रति परिवार न्यूनतम 100 दिन प्रति वर्ष, प्रति लाभार्थी न्यूनतम 100 दिवस प्रति वर्ष, प्रति परिवार अधिकतम 100 दिवस प्रति वर्ष और प्रति लाभार्थी अधिकतम 100 दिन प्रति वर्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 75 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रति लाभार्थी न्यूनतम 100 दिन प्रति वर्ष। लॉकडाउन में झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को न्यूनतम 100 दिन का वार्षिक रोजगार दिया जाएगा, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान है। नेक्स्ट है 76वां नंबर सवाल, वर्तमान मंत्रिमंडल में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री रामेश्वर उरांव। वर्तमान हेमंत सरकार की बात हो रही है, अभी तो सारा बदल चुका है, हालांकि सारे नहीं बदले हैं, कुछ कुछ बदले हैं, बाकी सब पहले का ही है, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी आपके लिए। वर्तमान हेमंत सरकार मंत्रिमंडल में श्री रामेश्वर उरांव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, योजना सह वित्त तथा वाणिज्यिक मंत्रालय विभाग के मंत्री है, वाणिज्य कर विभाग के मंत्री है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अभी देखिए लेटेस्ट आंकड़े में देखा जाए तो अभी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, उनकी जगह चंपई सोरेन जो है मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो चलिए देखते हैं 77वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, देश का प्रथम एलिफेंट रिजर्व पूर्वी सिंहभूम में स्थापित है। दूसरा है, केंद्र सरकार द्वारा हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य है। देश का पहला एलिफेंट रिजर्व पूर्वी सिंहभूम में स्थापित किया गया था और केंद्र सरकार द्वारा हाथी को विरासत पशु भी घोषित किया गया है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, देश का पहला एलिफेंट रिजर्व पूर्वी सिंहभूम में स्थापित किया गया है तथा केंद्र सरकार द्वारा हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, 78 नंबर सवाल है, वैसा वन जिसमें पशुचारण और लकड़ी काटने का पूर्णतः प्रतिबंध हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे रक्षित वन। 78 नंबर का आंसर है ए, जिस वन में पशुचारण तथा लकड़ी काटने पर प्रतिबंध हो उसे रक्षित वन कहा जाता है। झारखंड में यह कुल वन का लगभग 19% तथा इसका विस्तार राज्य के पोरहाट और कोल्हान क्षेत्र में है। नेक्स्ट है 79, बेतला पार्क झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बेतला का विस्तृत रूप क्या है? बेतला का विस्तृत रूप क्या होगा? बेतला का हो जाएगा बाइसन एलिफेंट, बी से बाइसन, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर हो जाएगा। और देखिए यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लेकिन इतना याद रखिए एक्सिस एक्सिस लास्ट में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाइसन एलिफेंट टाइगर लियोपार्ड और एक्सिस एक्सिस। तो देखिए लायन तो है ही नहीं झारखंड में, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिएगा आप। अब मैं चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ के सुना देती हूँ। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला है, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। यह लातेहार जिला में है और बेतला का विस्तृत रूप है बाइसन एलिफेंट टाइगर लियोपार्ड और एक्सिस एक्सिस। 80 नंबर सवाल है, झारखंड जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया था? झारखंड जैव विविधता बोर्ड का गठन सन 2007 में किया गया था। झारखंड जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ था? 20 दिसंबर सन 2007 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य में जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना और तथा इसके लाभों का उचित व समान वितरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है 81 नंबर सवाल, संरक्षित वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से संरक्षित वनों के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है? तो चलिए नीचे से ऊपर कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है, यहाँ सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। यहाँ सरकारी अनुमति के तहत सीमित गतिविधियों का संचालन की अनुमति होती है। यहाँ पशुचारण की अनुमति होती है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो इसका सबसे पहले आंसर देखते हैं। पहला देखिए, संरक्षित वन बोला जा रहा है। ओहो, संरक्षित वन में यहाँ सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित होती है, नहीं, ये आरक्षित में होती है। यहाँ सरकारी अनुमति के तहत सीमित गतिविधियों का संचालन करने की अनुमति है। जी हाँ, यहाँ पशुचारण की अनुमति होती है। यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, ये नहीं है। देखिए यहाँ सरकारी अनुमति ली जाती है, यानी कि सीमित प्रतिबंध तो है ही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। वैसे वन क्षेत्र जहां कुछ प्रतिबंधों के साथ साथ सीमित गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति प्राप्त होती है उसे हम संरक्षित वन कहते हैं।
झारखंड राज्य में कुल वन का लगभग 81.28% वन क्षेत्र संरक्षित वनों के अंतर्गत आता है। और आरक्षित का अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा है। 82 नंबर सवाल है, वर्ष 2013 में झारखंड राज्य में प्रारंभ भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन पर नॉलेज नेटवर्क परियोजना की अवधि क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 2013 से 17। CCKNIA परियोजना की शुरुआत 2013 में झारखंड, महाराष्ट्र व उड़ीसा राज्य में की गई थी। इसकी अवधि 2013 से 17 थी। इसका प्रमुख उद्देश्य इनोवेशन, सूचना एवं संचार तकनीकी आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करना था। नेक्स्ट है 83 नंबर सवाल, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 के अनुसार झारखंड के किस जिले के लिए सिटी एयर एक्शन प्लान तैयार किया गया? तो सिटी एयर एक्शन प्लान की तैयारी जो है धनबाद के लिए की गई। 83 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 84, झारखंड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक 2021 के तहत निजी बिजली कंपनियों को कितनी राशि प्रति यूनिट हरित शेष देने का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 84 का आंसर हो जाएगा 15 पैसे प्रति यूनिट। झारखंड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक 2021 के तहत निजी बिजली कंपनियों को 15 पैसे प्रति यूनिट हरित शेष देने का प्रावधान किया गया है। जिस निजी बिजली कंपनी में झारखंड का हिस्सा 51% से अधिक है, उसमें शेष का यह नियम लागू नहीं होगा। 85वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है पालकोट अभयारण्य गुमला जिले में है। ईचागढ़ पश्चिमी बिहार बोकारो में है, गलत। तेनूगढ़ पश्चिमी बिहार बोकारो में है, सही। तोपचाची अभयारण्य में हरी पहाड़ी नामक झील है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। तो इसका जो ईचागढ़ पश्चिमी बिहार जो है सरायकेला खरसावां जिले में है, जबकि अन्य कथन जो है सत्य है। 86 है, झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न शहरों में निर्मित कराए जा रहे मनोरंजन पार्क का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का प्रसार करना, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 87 का है, झारखंड राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित पार्कों के प्रबंधन हेतु निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? तो पार्कों के प्रबंधन के लिए झार पार्क का गठन किया गया है। झारखंड राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित पार्कों का प्रबंधन हेतु झार पार्क का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में से झारखंड राज्य में कितने जलवायु प्रदेश है? इसका आंसर हो जाएगा 3। भारत में कुल 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में से झारखंड राज्य में 3 जलवायु प्रदेश है। कौन कौन सा? मध्य व उत्तरी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश, दूसरा है पश्चिमी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश, और तीसरा है दक्षिण पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश। 89 नंबर सवाल है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की, एक सेकेंड। तो गाइस 89 नंबर सवाल देखते हैं, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारिणी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर मैंने बता दिया था, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये एक्सप्लेनेशन भी पढ़ देती हूँ मैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 क्लॉज 4 के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारिणी समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। ज्ञात हो कि इस अधिनियम की धारा 20 क्लॉज 2 सब क्लॉज क के अनुसार राज्य का मुख्य सचिव ही राज्य कार्यकारिणी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। 90 नंबर सवाल देखते हैं, झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील है? तो ये हमने जो है पिछले बार भी किया है, साहिबगंज और गोड्डा जो है जोन 4 के अंतर्गत आते हैं। और झारखंड में कितने जोन हैं? जोन 2, 3 और 4 पाए जाते हैं, जिसमें से ये 2, 7 और 15। तो पिछली बार शायद मैंने जो है गलती से गलत बता दिया था, तो किसी ने सुधार किया, तो मैं उन्हें थैंक यू करना चाहूंगी। झारखंड का साहिबगंज और गोड्डा जिला भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील है। दोनों जिले जो है जोन 4 के अंतर्गत आते हैं। 91 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, झारखंड उच्च भूकंप जोखिम वाला राज्य है।
पहला ही गलत है। दूसरा है झारखंड के जंगलों में आग लगने का प्रमुख कारण लकड़ी व महुआ संग्रहण के दौरान आग जलाना है, तो ये सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी सही है। झारखंड के जंगलों में आग लगने का मुख्य कारण लकड़ी व महुआ संग्रहण के दौरान आग जलाना है। झारखंड न्यून भूकंप संवेदी राज्य है। ज्ञात हो कि भूकंप की दृष्टि से झारखंड जोन 2, 3 और 4 में आता है। 92 नंबर सवाल है, इनमें से किसके आलोक में आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदर्शन केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम। खनन दुर्घटना से बचाव हेतु मजदूरों को पर्याप्त प्रशिक्षण देने के साथ साथ दुर्घटना से पूर्व ही बचाव हेतु राहत तैयारी करना आवश्यक है। नेक्स्ट है 93 नंबर सवाल, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अधिवेशन आयोजित किया जाता है, तो कहाँ आयोजित किया जाता है, मतलब कब किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवश्यकता अनुसार। तो पढ़ती में एक्सप्लेनेशन, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 27 के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अधिवेशन जब कभी भी आवश्यक हो ऐसे समय व स्थान पर होगा जिसे अध्यक्ष ठीक समझे। मतलब इसका माह में एक बार जरूरी नहीं है, 6 माह में एक बार जरूरी नहीं है, वर्ष में एक बार जरूरी नहीं है, बल्कि जब आवश्यकता हो तब इसका अधिवेशन आयोजित होगा और ऐसा अध्यक्ष ठीक समझे उसके अनुसार। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य के रैंकिंग में झारखंड का स्थान कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा 16वां। सतत विकास के रैंकिंग में पहला स्थान केरल को प्राप्त है। नेक्स्ट है 95 नंबर सवाल, झारखंड के किस सांसद को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत वरण महतो। झारखंड के जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 96 है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ग्राहक संतुष्टि सर्वे में रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ग्राहक संतुष्टि सर्वे में झारखंड के रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डे को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और इस सर्वे में पहला स्थान प्राप्त हुआ है उदयपुर एयरपोर्ट को, जो कि राजस्थान में। खेलो इंडिया राष्ट्रीय वुमेन आर्चरी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा दीप्ति कुमारी। खेलो इंडिया राष्ट्रीय वुमेन आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन हरियाणा के सोनीपत में किया गया था। इस प्रतियोगिता में रांची की दीप्ति कुमारी ने स्वर्ण एवं जमशेदपुर की अंकिता ने रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है 98, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा जामुन सिंह सोय। डॉक्टर जामुन सिंह सोय को हो साहित्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर जामुन सिंह सोय कोल्हान विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर सेवानिवृत्त है। नेक्स्ट है 99, झारखंड का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा रामगढ़। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अपनी रिपोर्ट में रामगढ़, हजारीबाग एवं पाकुड़ को क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त है। रामगढ़, हजारीबाग और पाकुड़। नेक्स्ट है, झारखंड के राष्ट्रीय स्तर के सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को मासिक वेतन कितना दिया जाएगा? तो इन्हें कितना मंथली पेंशन दिया जाएगा? 10,000 रुपए। तो आज का ये आखिरी प्रश्न था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एक्सप्लेनेशन सेक्शन में दिखा देती हूँ ताकि आप कुछ चीजें जो होती है लोगों को अपने मन की मर्जी की नहीं लगती है, तो उनके लिए है ये, देख लेना आप। तो गाइज अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी जीके जोन। तो गाइज कल हमने जो है सेट नंबर 5 जो उड़ान पब्लिकेशन का पेपर 2 का सेट नंबर 5 हमने कंप्लीट नहीं किया था कल। 59 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम 60 से लेकर 100 तक कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न और इस टेस्ट सीरीज का 60वां नंबर सवाल है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार खनन के राजस्व की प्राप्ति की दृष्टि से खनन से राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से इनमें से किस जिला खनन कार्यालय का राज्य में दूसरा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा बोकारो जिला। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में खनन से राजस्व प्राप्ति की दृष्टि में प्रथम 3 जिले क्रमशः है धनबाद, चाईबासा और चतरा। तो इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी। और तो आप सभी ने कहा था कि एक्सप्लेनेशन भी मैं रीड कर दूं, तो मैं पढ़कर सुना देती हूँ। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में खनन से राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से प्रथम 3 जिला खनन कार्यालयों का क्रम है धनबाद, चाईबासा, चतरा। नेक्स्ट है, झारखंड के पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत किसी भी प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण उसकी घोषणा की तारीख से कितने दिनों के भीतर पूरा किया जाना अनिवार्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 दिनों के अंदर। झारखंड के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के अंतर्गत किसी प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण करने की घोषणा के 60 दिन के भीतर सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया जाना चाहिए।
62 है, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 2001। राज्य में औद्योगिक विकास की प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 11 अगस्त 2001 ईस्वी को की गई थी, जिसका क्रियान्वयन 5 वर्षों तक करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है 63 नंबर है, झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों में शराब दुकान खोलना प्रतिबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत 50% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों में शराब दुकान खोलना प्रतिबंधित है। नेक्स्ट है 64वां, झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निधि 2015 के अंतर्गत राज्य के किस जिले में टमाटर के बृहद उत्पादन हेतु टमाटर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लातेहार। झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के अंतर्गत राज्य के लातेहार जिले में टमाटर के बृहद उत्पादन हेतु टमाटर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट है 65वां नंबर सवाल है, झारखंड राज्य में जिला स्तर पर प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए गठित पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होगा? इसका आंसर हो जाएगा जिला दंडाधिकारी या उपायुक्त। तो एज ऑफ इसका 65 का एक्सप्लेनेशन पढ़ देती हूँ मैं। झारखंड राज्य में जिला स्तर पर प्रत्यर्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए गठित पुनर्वास समिति का अध्यक्ष जिला दंडाधिकारी या उपायुक्त होता है। नेक्स्ट 66वां, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 की रैंकिंग में झारखंड का कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा 5वां स्थान। झारखंड राज्य में जिला स्तर पर 66वां है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 अर्थात राज्य व्यापार सुधार एक्शन रिपोर्ट में झारखंड को 5वां स्थान तथा आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है 67वां, एचईसी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? एचईसी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? पहला, एचईसी की स्थापना 1956 में हुई, तो पहला ही गलत है। दूसरा, यह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। यह चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से, तो ये दोनों के सहयोग से स्थापित हुआ है। यह भारत के प्रथम भारी इंजीनियरिंग उद्योग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है। इसका आंसर क्या होगा? 1958 में इसकी स्थापना हुई है तथा 1964 में यहाँ से उत्पादन प्रारंभ हुआ है। इसकी स्थापना रूस और चेकोस्लोवाकिया दोनों की सहायता से की गई है और ये भारत का पहला भारी इंजीनियरिंग उद्योग है। 68 है, एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा गोमिया। एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया बोकारो जिला में है। 69 नंबर सवाल है, झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के अंतर्गत राज्य के किस जिले में टमाटर के बृहद उत्पादन हेतु टमाटर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लातेहार। नेक्स्ट है 70वां नंबर सवाल, झारखंड निम्नलिखित में से विचार कीजिए। झारखंड के निम्न स्थानों पर विचार करना है। झिंक पानी, खलारी, डेमोटाण और जपला, इनमें से कौन सा सीमेंट उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए कौन कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ये चारों स्थान प्रसिद्ध है, झिंक पानी, खलारी, डोमोटाण और जपला। झिंक पानी कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में। खलारी रांची जिला में। डोमोटाण जो है हजारीबाग में और जपला पलामू में। चारों जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, झिंक पानी पश्चिमी सिंहभूम, खलारी रांची, डेमोटाण हजारीबाग और जपला पलामू जिले में है। नेक्स्ट देखते हैं 71वां नंबर सवाल, इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री कहाँ है और यह किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये भुरकुंडा में है और ये जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है। इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री भुरकुंडा में है तथा एक निजी क्षेत्र की कंपनी है जो जापान के सहयोग से स्थापित की गई है। 72वां है, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के तहत राज्य के कुल कितने गाँव का चयन किया गया है? तो राज्य के कुल 30 गाँव का चयन किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत 18 दिसंबर सन 2017 को बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू खूंटी से की गई है। इस योजना के तहत राज्य के 30 शहीदों के गांवों में विकास से संबंधित सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है 73वां नंबर सवाल, घर के दरवाजे पर बेटी का नेम प्लेट लगाकर घरों को बेटियों के नाम से पहचान दिलाने की योजना का क्या नाम था? ये रघुवर सरकार के शासनकाल में आया था। ये योजना है मेरी बेटी मेरी पहचान। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। घर के दरवाजे पर बेटी का नेम प्लेट लगाकर घरों को बेटियों के नाम से पहचान दिलाने की योजना का नाम है मेरी बेटी मेरी पहचान योजना। 74वां है, झारखंड की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु तेजस्विनी योजना की शुरुआत कब की गई थी? तेजस्विनी योजना की शुरुआत सन 2017 में की गई थी। तेजस्विनी योजना की शुरुआत कब की गई थी? महिला दिवस 8 मार्च 2017 को की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। नेक्स्ट है 75वां नंबर सवाल है,
लॉकडाउन के मद्देनजर झारखंड सरकार द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके लाभार्थी को रोजगार दिया जाएगा। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। प्रति परिवार न्यूनतम 100 दिन प्रति वर्ष, प्रति लाभार्थी न्यूनतम 100 दिवस प्रति वर्ष, प्रति परिवार अधिकतम 100 दिवस प्रति वर्ष और प्रति लाभार्थी अधिकतम 100 दिन प्रति वर्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 75 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रति लाभार्थी न्यूनतम 100 दिन प्रति वर्ष। लॉकडाउन में झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को न्यूनतम 100 दिन का वार्षिक रोजगार दिया जाएगा, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान है। नेक्स्ट है 76वां नंबर सवाल। वर्तमान मंत्रिमंडल में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री रामेश्वर उरांव। वर्तमान हेमंत सरकार की बात हो रही है, अभी तो सारा बदल चुका है, हालांकि सारे नहीं बदले हैं, कुछ कुछ बदले हैं, बाकी सब पहले का ही है, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी आपके लिए। वर्तमान हेमंत सरकार मंत्रिमंडल में श्री रामेश्वर उरांव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, योजना सह वित्त तथा वाणिज्यिक मंत्रालय विभाग के मंत्री है, वाणिज्य कर विभाग के मंत्री है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अभी देखिए लेटेस्ट आंकड़े में देखा जाए तो अभी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, उनकी जगह चंपई सोरेन जो है मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो चलिए देखते हैं 77वां नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है देश का प्रथम एलिफेंट रिजर्व पूर्वी सिंहभूम में स्थापित है। दूसरा है केंद्र सरकार द्वारा हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य है। देश का पहला एलिफेंट रिजर्व पूर्वी सिंहभूम में स्थापित किया गया था और केंद्र सरकार द्वारा हाथी को विरासत पशु भी घोषित किया गया है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देश का पहला एलिफेंट रिजर्व पूर्वी सिंहभूम में स्थापित किया गया है तथा केंद्र सरकार द्वारा हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 78 नंबर सवाल है। वैसा वन जिसमें पशुचारण और लकड़ी काटने का पूर्णतः प्रतिबंध हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे रक्षित वन। 78 नंबर का आंसर है ए। जिस वन में पशुचारण तथा लकड़ी काटने पर प्रतिबंध हो उसे रक्षित वन कहा जाता है। झारखंड में यह कुल वन का लगभग 19% तथा इसका विस्तार राज्य के पोरहाट और कोल्हान क्षेत्र में है। नेक्स्ट है 79। बेतला पार्क झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बेतला का विस्तृत रूप क्या है? बेतला का विस्तृत रूप क्या होगा? बेतला का हो जाएगा बाइसन एलिफेंट, बी से बाइसन, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर हो जाएगा। और देखिए यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लेकिन इतना याद रखिए एक्सिस एक्सिस लास्ट में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाइसन एलिफेंट टाइगर लियोपार्ड और एक्सिस एक्सिस। तो देखिए लायन तो है ही नहीं झारखंड में, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिएगा आप। अब मैं चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ के सुना देती हूँ। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला है, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। यह लातेहार जिला में है और बेतला का विस्तृत रूप है बाइसन एलिफेंट टाइगर लियोपार्ड और एक्सिस एक्सिस। 80 नंबर सवाल है। झारखंड जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया था? झारखंड जैव विविधता बोर्ड का गठन सन 2007 में किया गया था। झारखंड जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ था? 20 दिसंबर सन 2007 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य में जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना और तथा इसके लाभों का उचित व समान वितरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है 81 नंबर सवाल। संरक्षित वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से संरक्षित वनों के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है? तो चलिए नीचे से ऊपर कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। यहाँ सरकारी अनुमति के तहत सीमित गतिविधियों का संचालन की अनुमति होती है। यहाँ पशुचारण की अनुमति होती है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो इसका सबसे पहले आंसर देखते हैं। पहला देखिए संरक्षित वन बोला जा रहा है। ओहो, संरक्षित वन में यहाँ सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित होती है, नहीं, ये आरक्षित में होती है। यहाँ सरकारी अनुमति के तहत सीमित गतिविधियों का संचालन करने की अनुमति है। जी हाँ, यहाँ पशुचारण की अनुमति होती है। यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, ये नहीं है। देखिए यहाँ सरकारी अनुमति ली जाती है, यानी कि सीमित प्रतिबंध तो है ही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। वैसे वन क्षेत्र जहां कुछ प्रतिबंधों के साथ साथ सीमित गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति प्राप्त होती है उसे हम संरक्षित वन कहते हैं। झारखंड राज्य में कुल वन का लगभग 81.28% वन क्षेत्र संरक्षित वनों के अंतर्गत आता है और आरक्षित का अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा है। 82 नंबर सवाल है। वर्ष 2013 में झारखंड राज्य में प्रारंभ भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन पर नॉलेज नेटवर्क परियोजना की अवधि क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 2013 से 17। CCKNIA परियोजना की शुरुआत 2013 में झारखंड, महाराष्ट्र व उड़ीसा राज्य में की गई थी। इसकी अवधि 2013 से 17 थी। इसका प्रमुख उद्देश्य इनोवेशन, सूचना एवं संचार तकनीकी आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करना था। नेक्स्ट है 83 नंबर सवाल।
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 के अनुसार झारखंड के किस जिले के लिए सिटी एयर एक्शन प्लान तैयार किया गया? तो सिटी एयर एक्शन प्लान की तैयारी जो है धनबाद के लिए की गई। 83 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 84, झारखंड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक 2021 के तहत निजी बिजली कंपनियों को कितनी राशि प्रति यूनिट हरित शेष देने का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 84 का आंसर हो जाएगा 15 पैसे प्रति यूनिट। झारखंड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक 2021 के तहत निजी बिजली कंपनियों को 15 पैसे प्रति यूनिट हरित शेष देने का प्रावधान किया गया है। जिस निजी बिजली कंपनी में झारखंड का हिस्सा 51% से अधिक है, उसमें शेष का यह नियम लागू नहीं होगा। 85वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है पालकोट अभयारण्य गुमला जिले में है। ईचागढ़ पश्चिमी बिहार बिहार बोकारो में है, गलत। तेनूगढ़ पश्चिमी बिहार बोकारो में है, सही। तोपचाची अभयारण्य में हरी पहाड़ी नामक झील है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। तो इसका जो ईचागढ़ पश्चिमी बिहार जो है सरायकेला खरसावां जिले में है, जबकि अन्य कथन जो है सत्य है। 86 है, झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न शहरों में निर्मित कराए जा रहे मनोरंजन पार्क का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का प्रसार करना। संरक्षण के प्रति जागरूकता का प्रसार करना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 87 का है, झारखंड राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित पार्कों के प्रबंधन हेतु निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? तो पार्कों के प्रबंधन के लिए झार पार्क का गठन किया गया है। झारखंड राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित पार्कों का प्रबंधन हेतु झार पार्क का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में से झारखंड राज्य में कितने जलवायु प्रदेश है? इसका आंसर हो जाएगा 3। भारत में कुल 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में से झारखंड राज्य में 3 जलवायु प्रदेश है। कौन कौन सा? मध्य व उत्तरी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश, दूसरा है पश्चिमी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश और तीसरा है दक्षिण पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश। 89 नंबर सवाल है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की, एक सेकेंड। तो गाइस 89 नंबर सवाल देखते हैं, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारिणी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर मैंने बता दिया था, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी अधिकारी। तो ये एक्सप्लेनेशन भी पढ़ देती हूँ मैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 क्लॉज 4 के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारिणी समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। ज्ञात हो कि इस अधिनियम की धारा 20 क्लॉज 2 सब क्लॉज क के अनुसार राज्य का मुख्य सचिव ही राज्य कार्यकारिणी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। 90 नंबर सवाल देखते हैं, झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील सर्वाधिक संवेदनशील है? तो ये हमने जो है पिछले बार भी किया है, साहिबगंज और गोड्डा। साहिबगंज और गोड्डा जो है जोन 4 के अंतर्गत आते हैं। और झारखंड में कितने जोन हैं? जोन 2, 3 और 4 पाए जाते हैं, जिसमें से ये 2, 7 और 15। तो पिछली बार शायद मैंने जो है गलती से गलत बता दिया था, तो किसी ने सुधार किया, तो मैं उन्हें थैंक यू करना चाहूंगी। झारखंड का साहिबगंज और गोड्डा जिला भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील है। दोनों जिले जो है जोन 4 के अंतर्गत आते हैं। 91 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, झारखंड उच्च भूकंप जोखिम वाला राज्य है, पहला ही गलत है। दूसरा है, झारखंड के जंगलों में आग लगने का प्रमुख कारण लकड़ी व महुआ संग्रहण के दौरान आग जलाना है, तो ये सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी, केवल बी सही है। झारखंड के जंगलों में आग लगने का मुख्य कारण लकड़ी व महुआ संग्रहण के दौरान आग जलाना है। झारखंड न्यून भूकंप संवेदी राज्य है। ज्ञात हो कि भूकंप की दृष्टि से झारखंड जोन 2, 3 और 4 में आता है। 92 नंबर सवाल है, इनमें से किसके आलोक में आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदर्शन केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम। खनन दुर्घटना से बचाव हेतु मजदूरों को पर्याप्त प्रशिक्षण देने के साथ साथ दुर्घटना से पूर्व ही बचाव हेतु राहत तैयारी करना आवश्यक है। नेक्स्ट है 93 नंबर सवाल, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अधिवेशन आयोजित किया जाता है, तो कहाँ आयोजित किया जाता है, मतलब कब किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवश्यकता अनुसार। तो पढ़ती में एक्सप्लेनेशन, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 27 के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अधिवेशन जब कभी भी आवश्यक हो ऐसे समय व स्थान पर होगा, जिसे अध्यक्ष ठीक समझे। मतलब इसका माह में एक बार जरूरी नहीं है, 6 माह में एक बार जरूरी नहीं है, वर्ष में एक बार जरूरी नहीं है, बल्कि जब आवश्यकता हो तब इसका अधिवेशन आयोजित होगा और ऐसा अध्यक्ष ठीक समझे उसके अनुसार। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य के रैंकिंग में झारखंड का स्थान कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा 16वां। सतत विकास के रैंकिंग में पहला स्थान केरल को प्राप्त है। नेक्स्ट है 95वां नंबर सवाल, झारखंड के किस सांसद को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत वरण महतो।
झारखंड के जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 96 है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ग्राहक संतुष्टि सर्वे में रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ग्राहक संतुष्टि सर्वे में झारखंड के रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डे को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और इस सर्वे में पहला स्थान प्राप्त हुआ है उदयपुर एयरपोर्ट को, जो कि राजस्थान में। खेलो इंडिया राष्ट्रीय वुमेन आर्चरी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा दीप्ति कुमारी। खेलो इंडिया राष्ट्रीय वुमेन आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन हरियाणा के सोनीपत में किया गया था। इस प्रतियोगिता में रांची की दीप्ति कुमारी ने स्वर्ण एवं जमशेदपुर की अंकिता ने रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है 98, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा जामुन सिंह सोय। डॉक्टर जामुन सिंह सोय को हो साहित्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर जामुन सिंह सोय कोल्हान विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर सेवानिवृत्त है। नेक्स्ट है 99, झारखंड का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा रामगढ़। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अपनी रिपोर्ट में रामगढ़, हजारीबाग एवं पाकुड़ को क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त है। रामगढ़, हजारीबाग और पाकुड़। नेक्स्ट है, झारखंड के राष्ट्रीय स्तर के सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को मासिक वेतन कितना दिया जाएगा? तो इन्हें कितना मंथली पेंशन दिया जाएगा? 10,000 रुपए। तो आज का ये आखिरी प्रश्न था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एक्सप्लेनेशन सेक्शन में दिखा देती हूँ ताकि आप कुछ चीजें जो होती है लोगों को अपने मन की मर्जी की नहीं लगती है, तो उनके लिए है ये, देख लेना आप। तो गाइज अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।